इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है विदेशी व्यापार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। योजना काल में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में विविधीकरण हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार में कुछ राष्ट्रों का महत्व बढ़ा है और कुछ राष्ट्रों का महत्व कम हुआ है। शीर्षस्थ 15 व्यापार भागीदारों, ऊपर कीजिए से, शीर्षस्थ 15 व्यापार भागीदारों में 7 विकसित देश है। 15 व्यापार भागीदारों में 7 विकसित देश हैं, जबकि 2010-11 में 5 देश थे। यद्यपि 2022 में शीर्षस्थ 10 देशों के पास अब भी भारत के कुल व्यापार का लगभग 50% से अधिक योगदान था। ठीक है, आगे ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से चल रहा है, बाकी प्री का कोई क्वेश्चन फंसेगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनता है। वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात व आयात क्रमशः, फिर ये प्री के क्वेश्चन होते हैं, भारत का निर्यात व आयात 2021-22 में कितना रहा, 22-23 में कितना रहा, है ना, ये सब डेटा क्या करना है आपने। तो भारत का निर्यात व आयात, निर्यात कितना रहा 422 और आयात कितना रहा 613.05 बिलियन डॉलर का था, जो वर्ष 2022-23 अप्रैल मार्च में बढ़कर क्रमशः 447.46 और 714.24 बिलियन डॉलर का हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यात में 6.03, ये फिर प्री का क्वेश्चन होता है, 6.03% की वृद्धि, जबकि आयात में फिर दोबारा प्री का क्वेश्चन है, आयात में कितनी वृद्धि हुई, 16.50% की वृद्धि पाई गई थी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे ब्लर क्यों हो रहा भाई। भारत के सेवा निर्यात, भारत में कुल सेवा निर्यात वर्ष 2021-22 में, ये कल हो चुका है मेरे ख्याल से, नहीं हुआ था, ठीक है। भारत का कुल सेवा निर्यात वर्ष 2021-22 में 254.53 बिलियन डॉलर का था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 322.72, फिर ये प्री का क्वेश्चन है, सेवा निर्यात कितना किया हमने। दो ही चीजें निर्यात की जाती हैं, या तो गुड्स या सर्विस। ठीक है, तो सेवा का पढ़ रहे हैं हम कि भारत में सेवा निर्यात कितना किया, तो हमने लगभग अन्य देशों को 322.72 बिलियन डॉलर की क्या की, सेवा का निर्यात किया। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 26.79%, ये भी प्री का क्वेश्चन है, कितने परसेंट ज्यादा, 26.79%। आगे बढ़ाइए। प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दूरसंचार, फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा किसकी, कब, 21-22 में, पुराना हो गया, 22-23 का पूछेगा अब। 21-22 में भारत के सेवा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी, दूरसंचार की थी, कंप्यूटर की थी और सूचना सेवाओं की थी, जिसका संपूर्ण निर्यात में 49.35% का योगदान था। अब सेवा निर्यात में 49.35% दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, समझ में आया। यानी लगभग आधा निर्यात जो हो रहा है वो इन 3 क्षेत्रों से हो रहा है, दूरसंचार, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा सूचना सेवाएं। भारत का सेवा आयात, भारत का कुल सेवा आयात 2021-22 में 147.01 बिलियन डॉलर का था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर, फिर ये प्री का क्वेश्चन है, 177.94। इन दोनों को याद करना पड़ता है, पहले कितना था अब कितना है। ठीक है, बिलियन डॉलर का हो गया। वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अन्य व्यापार सेवाओं 35.17% की थी, अन्य व्यापार सेवाओं। तत्पश्चात परिवहन सेवा 24.35। अब फिर इसको याद करना आपने, सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी, अन्य व्यापार सेवाओं की। दूसरे नंबर पे कौन था, परिवहन, 24.35% का स्थान था। ठीक है, आगे। विश्व सेवा व्यापार, वर्ल्ड सर्विस ट्रेड, 5 अप्रैल 2023 को अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 6291 बिलियन डॉलर का था, जो घटकर वर्ष 2021-22 में 6072 बिलियन डॉलर का हो गया। ध्यातव्य कि वर्ष 2022-23 में यूएसए सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र था। यूएसए प्री का क्वेश्चन बनेगा, सबसे निर्यातक क्षेत्र, सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन था, आंसर यूएसए था। तदुपरांत यूके का स्थान था, यूएसए यूके, दोनों पॉइंट याद रखने। जबकि सेवा क्षेत्र में भारत का वैश्विक निर्यात में 7वां स्थान था। भारत का कौन सा स्थान था,
सबसे ज्यादा संभावना इसी की है कि भारत का वैश्विक निर्यात में कौन सा स्थान था? आंसर 7वां स्थान था। ठीक है। विश्व में वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र का आयात $6033 बिलियन का था, जो घटकर 2022 में $5623 बिलियन का हो गया। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक सेवा आयातक राष्ट्र भी कौन था? यूएसए ही था, निर्यातक भी और आयातक भी। तदुपरांत चीन, वहां पर यूके पढ़ा था हमने, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आयातक में चीन, सेवा आयातक में। उसके बाद जर्मनी का स्थान था। ठीक है, चीन व जर्मनी का स्थान था। इस मामले में भारत का 8वां स्थान था। यानी हमने अन्य देशों से, विश्व के अन्य देशों से सेवाएं जो ली हैं उसमें हम 8वें नंबर पर हैं। बाकी बॉक्स बताने की जरूरत नहीं है, वो आपकी नियति है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। वर्ष 2022 में विश्व का कुल वाणिज्यिक सेवा निर्यात व आयात क्रमशः $5994 बिलियन। वाणिज्यिक सेवा निर्यात, कैसा निर्यात? कॉमर्शियल। वाणिज्यिक सेवा निर्यात व आयात क्रमशः $5994 बिलियन व $5539 बिलियन का था। वर्ष 2022 में वाणिज्यिक सेवाओं में सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र अमेरिका था। फिर दोबारा निर्यातक राष्ट्र सबसे बड़ा अमेरिका था, जिसका सेवा निर्यात $927 बिलियन का था। तत्पश्चात यूके $490 बिलियन, चीन $424 बिलियन और जर्मनी $400 बिलियन का स्थान था। ज्ञातव्य है कि भारत का विश्व में 7वां स्थान था। ठीक है। वर्ष 2022 में वाणिज्यिक सेवाओं में, इस पर खास ध्यान देना आपने, इस समय हम वाणिज्यिक सेवाओं की बात कर रहे हैं, में सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र फिर दोबारा अमेरिका $684 बिलियन था। तत्पश्चात, ये इतने आंकड़े याद नहीं करने हैं, ये नाम याद करना है आपने। अमेरिका, देन चाइना $465 बिलियन, जर्मनी $440 बिलियन, आयरलैंड $371 बिलियन का स्थान था। ध्यातव्य है कि भारत वैश्विक वाणिज्यिक सेवा के आयात में 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें। हमारे काम का है 8वां स्थान। फिर विदेश व्यापार नीति 2023, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आरंभ कब हुआ? 31 मार्च 2023 को घोषित हुई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या यहां से क्वेश्चन बनेगा? विदेश व्यापार नीति 2023 कब आरंभ की गई? आंसर 31 मार्च 2023 को घोषित हुई। घोषित, लागू नहीं बोल रहे हैं, घोषित हुई। जारीकर्ता कौन था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। विदेश व्यापार नीति कौन जारी करता है? आंसर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा बन गया, लक्ष्य क्या था? भारत के कुल वार्षिक निर्यात वस्तुगत व सेवाओं के व्यापार सहित को वर्तमान के $760 बिलियन से बढ़ाकर $760 बिलियन से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन, कितना? $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। फिर ये तीसरा क्वेश्चन हो गया फ्री का। क्या हो गया? फ्री के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप मेंस के हिसाब से पढ़िए, उसी के बीच में फ्री के क्वेश्चन क्या हैं? फंसे हुए हैं, उसी में से आपने निकालना है, याद करना है और क्या करना है? नीतिगत स्तंभ। इस नीति का दृष्टिकोण निम्नलिखित 4 स्तंभों पर आधारित है। प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, इंसेंटिव टू रिमिशन, इंसेंटिव टू रिमिशन, गठबंधनों, निर्यातकों, राज्यों, जिलों तथा भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के होते हैं। किसके होते हैं? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है जो थोड़ा समझ से परे हो, जो थोड़ा दिमाग को स्ट्राइक ना कर रहे हो, वहां से वो क्वेश्चन बनाती है। तो गठबंधनों, निर्यातकों, राज्यों, जिलों तथा भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंडियन मिशंस। तीसरा, व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल। तीसरा क्या है? व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शंस ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट एंड ई इंसेंटिव्स, इनिशिएशंस। ठीक है। और चौथा जो है स्तंभ वो क्या है? उभरते क्षेत्र, निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स का विकास। अब इन चारों को बार बार याद कीजिए, तब तक याद कीजिए जब तक कि ये 4 स्तंभ आपको याद नहीं हो जाते। ये आपको मेंस में पूछेगा, प्री में भी दे सकता है, यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन से हैं। तो आपने इनको क्या करना है? पहले डिटेल, फिर इसका बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले सिर्फ हेडिंग्स को क्या कर दीजिए? याद कर लीजिए। ठीक है। इसको जिले स्तर पर लागू करना तथा स्कोमेट नीति के विवेकपूर्ण बनाना, एमर्जिंग एरियाज, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग स्कोमेट पॉलिसी।
SCOMET पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म निकालिए भाई, किसका एब्रीवेट है ये? स्कॉमेट पॉलिसी, फुल फॉर्म निकालिए। स्कॉमेट पॉलिसी, जल्दी निकालिए। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसकी फुल फॉर्म को याद कर लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो एब्रीवेट पूछता, किसका एब्रीवेट है ये? स्कॉमेट पॉलिसी। स्ट्रीमलाइनिंग। विशेषताएं ऊपर कीजिए भाई, विशेषताएं क्या है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE। अबे बिल्कुल नए टर्म है आपके लिए, क्योंकि नया साल है, मतलब अभी हाल ही में आया है, अभी क्या नहीं है, जुबान पे चढ़ा नहीं है, ठीक है ना? तो TEE, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। वर्तमान 39 शहरों के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों, वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, फरीदाबाद। सही है भाई। वर्तमान 39 शहरों के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों, वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, फरीदाबाद के इस योजना के अंतर्गत लाना। 4 ये हाईलाइट कर दीजिए। वाराणसी, मिर्जापुर, कालीन बनते हैं ना मिर्जापुर में, कालीन बनते हैं बहुत अच्छे। मिर्जापुर, मुरादाबाद पीतल नगरी है, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, को इस योजना के अंतर्गत लाना। इन शहरों को जोड़े जाने से हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? कालीन के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जिला निर्यात हब एवं राज्य निर्यात हब। जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योग्य उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने के प्रयास संस्थागत तंत्र के जरिए किए जाएंगे, जिसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति तथा जिला निर्यात संवर्धन समिति क्रमशः राज्य एवं जिला स्तर पर होंगे। प्रत्येक जिले के लिए जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला विशिष्ट रणनीति बनाई जाएगी। थोड़ा ऊपर कीजिए और पूरा ऊपर कीजिए। ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता में सुधार करना। तीसरा क्या है? ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता में सुधार करना। वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स निर्यात क्षमता लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर ई कॉमर्स निर्यात क्षमता 2030 तक। इसके अंतर्गत कुरियर के माध्यम से प्रति खेप निर्यात की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस सीमा को निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पहले कुरियर जो थे, कुरियर के थ्रू अगर हमें निर्यात करना है तो सिर्फ 5 लाख तक का निर्यात कर सकते थे, अब 10 लाख तक का निर्यात कर सकते हैं। हो सकता है और आगे बढ़ाया जाए इसको आगे। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, चौथे नंबर पे है ये। इस योजना को नई नीति के अंतर्गत और अधिक विवेकपूर्ण आगे बनाया गया है। यह योजना पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को न्यूनतम अथवा समाप्त करता है। चौथा, स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना। स्कोमेट का मतलब हो गया स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। मैंने कहा मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, ठीक है, किसका एब्रीवेट है ये? स्कोमेट दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं जो नागरिकों और सैन्य दोनों के द्वारा प्रयोग की जाती है। भारत की विदेश व्यापार नीति स्कोमेट सूची की वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करती है। आगे, भारतीय करेंसी, ग्लोबल करेंसी। भारतीय करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्य है ताकि रुपये का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट के रूप में किया जा सके। भैया डॉलर ही क्यों, डॉलर ही क्यों, यूरो ही क्यों, पौंड ही क्यों, रुपया क्यों नहीं? इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे रुपए के उसमें क्यों नहीं हो रहा है व्यापार? तो हमें क्या करना है कि अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी, हम किस तरफ जा रहे हैं? भारतीय करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की तरफ जा रहे हैं। यानी हमारा रुपया अगर कोई यूरोप में लेके चला गया, जैसे यहाँ पे होता है ना कि डॉलर लेके आ गया तो कोई भी ले लेता है, हाँ जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, खुश होता है डॉलर लेके। ऐसे ही हमारा रुपया भी हर देश में क्या हो, मान्य हो, हमारी करेंसी। कम थोड़े हैं हम, कितने हैं? 135 करोड़ से ज्यादा होंगे, 41 हो गए। अभी देखो सेंसस तो आया नहीं है, तो अगर हम 140-41 करोड़ हो गए हैं तो
तो सोच लो आप, हम पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना बड़ा भाग है। तो भारतीय करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्य है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसमें भारतीय भाषा को भी ग्लोबल भाषा बनाने का, हिंदी को। इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश तो दासत्व का बोध कराती है। जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया वहाँ वहाँ इंग्लिश बोली गई और ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, है ना। और ग्रामर तो है नहीं ढंग का। पाणिनि का व्याकरण पढ़िए तब पता चलेगा आपको गिरिमाण भाषा, देव भाषा किसे बोलते हैं, ताकि रुपये का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट के रूप में किया जा सके। अगला है निर्यातकों की पहचान। निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक कंपनियों को 4 एवं 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया जाएगा, जिससे निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ज्ञातव्य है कि पिछली विदेश व्यापार नीति 2015-20, पिछली कब की थी? 2015-20 की, को कोरोना महामारी के कारण 3 वर्ष 2015-23 के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। अगला, इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2020 तक 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करना था। हालांकि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के अंत 31 मार्च 2023 तक कुल 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। इतना समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है, ये बिल्कुल अगला टॉपिक है, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग। द्विपक्षीय और, देखिए पहली बार में जब आप पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ा हमने? विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये मान के चलिए कि ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। क्या है? और ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? और ये पहली बार पढ़ने में आपको टफ लगेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार जब आप रिवाइज करेंगे उसको, तो आप अभ्यस्त हो जाओगे क्या करने के? लिखने के। और मैंने आपको पहले ही बताया कि समझ पर भी नहीं मिलते नंबर, और ना ही आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो, ना ही उस पर नंबर मिलेंगे। लिखने पे नंबर मिलते हैं इस देश में, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो आपने क्या सीखना है? खाली लिखना सीखना है, और वो बहुत आसान होता है। नहीं होता है? दौड़ने से तो आसान है कि नहीं है? पढ़ना ज्यादा आसान है भाई। पढ़ने में क्या करना? सुबह उठना है, रजाई में बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठ के पढ़ना है। दौड़ने के लिए क्या करना है? उठना है, मुंह धोना है ना, नित्य कर्म, उसके बाद फिर भागना है ऊपर चढ़ाई पर, और फिर फेफड़े मुंह से ऐसा लगता है कि अब निकले तब निकले। क्यों? मॉर्निंग वॉक भी यानी जो रनिंग है वो भी कम थोड़े है कठिन। तो पढ़ना आसान या दौड़ना आसान? पढ़ना आसान। और देखो अधिकारी कौन बन रहा है? पढ़ने वाला। दौड़ने वाला कितनी तेज दौड़ रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? सिपाही बन रहा है। सिपाही तो बन रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा है, जो 2-3 किताबें एक्स्ट्रा कर रहा है, वो अधिकारी बन रहा है। फौज की अगर मैं बात करूं तो क्या कर रहे हो आप? एक मैथ्स की बुक कर रहे हो, वही कर रहे हो, एक इंग्लिश की कर रहे हो, और थोड़ा सा जीएस पढ़ रहे हो। ये चीज है। अब आपने सोचना है भाई। और ऐसी पुलिस में भी भर्ती खुलती है। अगर आप दौड़ने में बहुत अच्छे हो, चिनअप्स, सिटअप्स, पुशअप्स वगैरह सब सही है, हल्का फुल्का एक पेपर भी देना है, ठीक है, तो आप क्या बन रहे हो? कांस्टेबल बन रहे हो। थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आप सीधे क्या बन रहे हो? आईपीएस बन रहे हो। क्या बन रहे हो? आईपीएस बन रहे हो, है ना। और आईपीएस में फिजिकल का रोल नहीं है, वहाँ नहीं होती 5 किलोमीटर की रेस। होती है क्या? नहीं होती, है ना। ट्रेनिंग हार्ड होती है, ट्रेनिंग टफ होती है, पर इतनी टफ भी नहीं होती। सारी सुविधाएं दी जाती है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर होती है ट्रेनिंग आईपीएस की? हैदराबाद में होती है। कहाँ होती है? हैदराबाद में। उसका वीडियो देखिएगा, अपना पता चल जाएगा आपको कैसे होता है। वैसे अन्य देशों में पुलिस में जो प्रमोशन के थ्रू जाते हैं, किसके थ्रू? और ये एक सुधार करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। जिस आदमी ने कांस्टेबल जो था वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने, वही आगे चलकर सब इंस्पेक्टर बने, वही आगे चलकर इंस्पेक्टर बने, कोतवाल जिनको बोलते हैं, वही आगे चलकर आगे 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 जाकर अन्य देशों में ये व्यवस्था है कि प्रमोशन होते हैं, वहाँ पर आपके काम पर प्रमोशन होते हैं, तब जाके आप आईपीएस के इक्विवेलेंट जाते हो। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल बना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना, उसके पास इतना अनुभव है कि पूछो मत। वो कम से कम 50 साल का व्यक्ति है सेवा में, पुलिस की सेवा में, और अचानक एक 21 साल के लड़के को उसके ऊपर आके बिठा दिया जाता है कि ये आईपीएस है, आपका साहब है ये जी, और ये राज्य की जो सेवा होती है ये डीएसपी है कि ये आपका साहब है। तो उसके पास कोई क्या नहीं है,
सिर्फ वो बस ये सब चीजें पढ़ के और लिख कर क्या हो गया, आपका साहब बन गया। इस व्यवस्था में मेरे ख्याल से सुधार की आवश्यकता है, पुलिस में खासकर। किसमें? पुलिस में प्रमोशन के आधार पर ही आपको क्या बनाया जाना चाहिए, आईपीएस। अब ये अंग्रेजों की देन है, अब देखिए क्या होता है आगे चल। चलिए, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग। भारत ने हमेशा एक मुक्त, साम्यपूर्ण, स्पष्ट, भेदभाव रहित और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया है। मतलब डिपार्टमेंटल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सीधे प्रमोट कर दो आप काम के आधार पर। डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं, पेपर के माध्यम से पेपर क्लियर करते रहिए और आप क्या कीजिए, अपना रैंक बढ़ाते रहिए और अच्छा काम कीजिए, अपने पॉइंट्स बढ़ाते रहिए। भारत ने हमेशा एक मुक्त, साम्यपूर्ण, स्पष्ट, भेदभाव रहित और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आधार का काम करते हैं। आगे, भारत अपने व्यापार भागीदार देशों, ब्लॉकों के साथ क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से लगा है ताकि इसके निर्यातों के लिए बाजारों में विविधता लाई जा सके और उसका विस्तार किया जा सके। अब तक भारत ने 11 मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते बोलते हैं किसको, कितने किए हैं, 11 किए हैं। और 6 वरीयता व्यापार समझौते, प्रायोरिटी ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ देश ऐसे हैं जहां हमें व्यापार करना ही पड़ता है, उनके प्रोडक्ट नहीं है उतने अच्छे, लेकिन उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। भाई अफ्रीकी देशों से कौन खरीदेगा, नहीं तो अफ्रीकी देशों से कौन खरीदेगा। और अफ्रीकी देशों का यही तो कहना है, WTO में विरोध क्या है, यही तो है कि भाई ये जो बड़े बड़े हैं इनके पास तो मशीनें हैं, सब कुछ है, सब लेबर सस्ता है, और हम इनका बाजार बनकर रह गए, हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो फिर प्रायोरिटी दी जाती है कि भैया इनसे लेना ही लेना है, क्या करना है। तो कितने वरीयता व्यापार समझौते कितने किए हमने, 6। ये प्री के क्वेश्चन है। फिर कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 11। कितने वरीयता व्यापार समझौते, 6 पर हस्ताक्षर किए तथा ये FTA PTA पहले से ही प्रभावी हैं। वर्तमान में भारत 19 FTA पर वार्ता की प्रक्रिया में है, 19 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं हमने। मुख्य मुक्त व्यापार करारों FTA से संबंधित कुल हालिया घटनाक्रम इस प्रकार है यथा। नंबर 1, भारत व UAE के बीच सीपा, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीपा फुल फॉर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, किसका एब्रिवेट है सीपा, किसके बीच में है, भारत और UAE के बीच में, यूनाइटेड अरब अमीरात। कितने अमीरातों से मिलकर बना है ये, 7 अमीरातों से मिलकर बना है UAE। कितने अमीरात हैं, 7 अमीरातों से मिलकर बना है UAE ने स्वतंत्र व्यापार हेतु एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को किए। ज्ञातव्य है कि 2014 में NDA सरकार के सत्ता में आने के पश्चात भारत का यह पहला बड़ा व्यापार समझौता है जो 90 दिनों के भीतर अर्थात 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया था। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच यानी मार्केट एक्सेस में वृद्धि जहां होगी, वहीं प्रशुल्कों को कम करने में मदद मिलेगी। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रशुल्कों से जुड़े नियम, ई-कॉमर्स, सरकारी खरीद तथा बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब, तो देख लो, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रशुल्कों से जुड़े नियम, ई-कॉमर्स, इन पे खास ध्यान देना आपने, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मुद्दे इस समझौते में समाहित किए गए हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार जो अभी $60 अरब का है, अगले 5 वर्षों में $100 अरब तक पहुंच जाएगा। देखो ना, 60 से 100 पहुंचा रहे हैं हम, $100 अरब। UAE को होने वाले भारत के 90% तक के निर्यात इस अवधि में इस समझौते के दायरे में आएंगे। इनसे हस्तशिल्प, चमड़ा, औषधियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रत्न एवं आभूषण तथा इंजीनियरिंग उत्पाद आदि शामिल हैं। सेवाओं का व्यापार भी समझौते के दायरे में होने से दोनों देशों के लिए कारोबार के नए अवसर इससे सृजित होंगे। साथ ही कारोबार का सिलसिले में भारतीय कामगारों और प्रोफेशनल्स को UAE जाना भी सुगम हो जाएगा। UAE की अपनी जनसंख्या कितनी, बहुत कम, सारे जो कर्मचारी हैं वो तो बाहर के ही हैं। अब भारत का बहुत बड़ा मजदूर वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वहां पर काम करता है। समझ में आ रहा है। फिर भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA। अब ECTA क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। सीपा किसके साथ है, भारत और UAE के बीच में। ECTA किसके बीच में है, आंसर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है।
ये ध्यान रखना, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, मैच करने के लिए आएगा, मैच करो। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत व ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ECTA पर हस्ताक्षर 2 अप्रैल 2022 को किए हैं। इस समझौते के चलते भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले लगभग 96% उत्पादों को शुल्क मुक्त किया जाएगा। कितने? 96। ये प्री का क्वेश्चन बनेगा। शुल्क मुक्त किया जाएगा, शुल्क नहीं लगेगा कोई भी। 96 उत्पादों को, जिनमें इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन, रत्न एवं आभूषण, परिधान, चमड़ा आदि शामिल है, जिन पर वर्तमान में 4 से 5% आयात शुल्क ऑस्ट्रेलिया में लगता है। तो जब ये हट जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में वो सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो लोग उसको लेंगे, मांग बढ़ेगी, है ना। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यातों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इनमें कोयला, खनिज, भेड़ की ऊन, आपको पता ही है भेड़ पालन होता है, स्टेशंस कहा जाता है, वहां पर भेड़ पालन जो केंद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेशंस। यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है बहुत पुराने समय में। भेड़ की ऊन व मध्यवर्ती उत्पाद मुख्यतः शामिल हैं। इसमें कई भारतीय उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलेगा जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे, मुख्यतः इस्पात, एल्यूमिनियम। अब मैंने आपको बताया था बॉक्साइट होता है बड़ा गजब का, कहाँ? वीपा एक जगह पड़ती है, WIPA, केप यॉर्क पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, नुकीला सा दिख रहा होगा आपको, अराफुरा सी के आसपास केप यॉर्क, वहां पे एक जगह पड़ती है वीपा। बॉक्साइट होता है, अगर वहां से ओर मिल जाए हमें तो उससे हम क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम, विद्युत एवं इंजीनियरिंग उद्योग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। हम उसके लिए 9वें नंबर पर है, हमारे लिए वो 17वें नंबर पर है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो चुका है। अब अगला भारत मॉरिशस के मध्य CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, 22 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट करार पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यातव्य है कि यह समझौता किसी अफ्रीकी आगे देश के साथ, क्योंकि अफ्रीका में गिना जाता है किसको? मॉरिशस को। कैपिटल कहाँ है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस है मेरे ख्याल से मॉरिशस। भारतीय मूल के लोग रहते हैं यहाँ पर। कहो ना प्यार है कि शूटिंग हुई थी यहाँ पर, अब याद हो जाएगा। पोर्ट लुइस है, तो ये अफ्रीकी देश में माना जाता है। ये आइलैंड है अपने आप में, क्या है? आइलैंड है। देश के साथ भारत का पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने व उसे बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में काम करेगा। भारत के 310 उत्पादों के निर्यात को इस समझौते में शामिल किया गया है। इनमें खाद्य सामग्री व पेय पदार्थ 80 उत्पाद, कृषि उत्पाद 25 उत्पाद, कपड़ा व टेक्सटाइल उत्पाद 27 उत्पाद, आधार धातु व उससे जुड़े उत्पाद 32 उत्पाद, इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं 13 उत्पाद, प्लास्टिक और रसायन 20 उत्पाद, लकड़ी व उससे जुड़े 15 उत्पाद और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसी प्रकार मॉरिशस के 615 उत्पादों को भारतीय बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। इसमें फ्रोजन मछली, स्पेशलाइज्ड चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, मिनरल वाटर, बियर, अल्कोहल ड्रिंक, साबुन, बैग, चिकित्सा व शल्य चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं। प्रायोरिटी देंगे हम उनको। ठीक है, इनके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की मॉरिशस के 11 प्रमुख क्षेत्रों में पहुंच बनेगी। इसमें पेशेवर सेवाएं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, है ना, दूर संचार, शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, यात्रा, मनोरंजन, योग, परिवहन सेवाएं आदि शामिल हैं। भारत ने भी 11 प्रमुख सेवा क्षेत्रों के लगभग 95 सब सेक्टर्स मॉरिशस की कंपनियों के लिए खोले हैं, जिनमें पेशेवर सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, दूरसंचार, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरंजन व परिवहन सेवाएं आदि शामिल हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर के 2 वर्ष के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र यानी ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म ATSM, फुल फॉर्म पूछेगा ATSM, पर बातचीत के लिए भी सहमत हुए हैं। अब अगला है भारत और जापान के बीच में क्या समझौता हुआ है। तो भारत और जापान के बीच में हुआ है फिर दोबारा सीपा। कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षरित किया गया और 1 अगस्त 2011 को प्रवृत्त हुआ। सीपा एकल उपक्रम है जिससे वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, सहयोग, समझ में आया?
इस करार में 90% से अधिक व्यापार, अनेक प्रकार की सेवाएं, निवेश, आईपीआर, सीमा शुल्क और व्यापार संबंधी अनेक मुद्दे शामिल हैं। यह भारत का तीसरा सीपा, सिंगापुर और कोरिया के बाद, किसके बाद? सिंगापुर और कोरिया के बाद तीसरा सीपा है और विकसित देशों के साथ पहला सीपा है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा विकसित देश है जिसके साथ हमने सीपा एग्रीमेंट किया है, सीपा समझौता किया है ना? जापान। उसके बाद भारत मलेशिया के साथ क्या है? सीका, CECA। क्या है? CECA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये अलग अलग देख रहे होंगे आप ना, कहीं पर सीका चल रहा है, कहीं पे सीपा चल रहा है। तो किन किन देशों के साथ किया हमने? 18 फरवरी 2011 के हस्ताक्षरित किया गया। यह 1 जुलाई 2011 को प्रवृत्त हुआ। यह एकल उपक्रम है जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत आसियान वस्तु व्यापार करार, जिसे भारत और मलेशिया के बीच जनवरी 2010 से कार्यान्वित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के वस्तुएं संबंधों में आसियान प्लस बाजार सुविधा की पेशकश की। ये पुराने हैं, 2010 के हैं ये। फिर भारत आसियान वस्तु व्यापार करार। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी संरचना करार पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए। सेवा, व्यापार और निवेश से संबंधित भारत आसियान CECA के निष्कर्षों की घोषणा 20 दिसंबर 2012 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में की गई थी। 2012 को खास ध्यान रखना है आपने। मंत्रिमंडल ने 19 दिसंबर 2013 को समझौते को अनुमोदित और मंजूर किया। आसियान सचिवालय को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए तारीख सूचित करने के लिए कहा गया था। फिर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार RCEP समझौते। यह समझौते आसियान प्लस 6 FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। अब इसको खास ध्यान रखना आपने, 6 FTA सहयोगी कौन है? अब उन दोनों को मिला के आसियान प्लस 6 FTA सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के बीच है। नवंबर, ये मेंस में लिखने के लिए आते हैं भाई। और सुन लो मेरी बात, दरअसल क्या हो गया कि यहाँ के बच्चे हो गए अभ्यस्त किसके? वन लाइनर के। किसके? आप वन लाइनर से कभी भी बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। 3 बार बोल रहा हूं मैं। तो आप लोगों को क्या हो रहा कि आप लोग ना अभ्यस्त नहीं हो उस तरह से पढ़ने का। आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। जिस तेजी से मैं पढ़ रहा हूं उसी तेजी से पढ़ा जाता है। कई रीडिंग्स की जाती हैं, बार बार रीडिंग्स की जाती है, फ्लो चार्ट बनाया जाता है, लिखना सीखा जाता है, तब जाके आप अधिकारी बनेंगे। अगर आपको उच्च पदों पर बैठना है, सर्वोच्च पदों पर बैठना है राज्य के, तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। बाकी वन लाइनर से आप क्या ग्रुप C निकाल सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रुप C निकालेंगे और फिर गाना गाएंगे आप, क्योंकि मैं एक क्लर्क हूं। कल सुनाया था मैंने आपको, है ना, मनोज कुमार का उगता सूरज देख ना पाया है, कुछ ऐसा ही था कि सूरज उगते हुए भी नहीं देखा मैंने और चांद भी नहीं देखा मैंने और ये भी नहीं और वो भी नहीं। जीवन क्या रहा? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रुप C मत भरो, लेकिन पहला उद्देश्य जो है आपका वो उच्च सेवाओं को प्राप्त करना। उत्तराखंड राज्य का निर्माण इसीलिए किया गया था भाई कि इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो क्या करें, यहीं पर उनको क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए। आपको भटकना ना पड़े, आपको बेंगलुरु ना जाना पड़े, आपको मुंबई ना जाना पड़े, आपको दिल्ली ना जाना पड़े, नोएडा ना जाना पड़े। इसलिए तो बना था राज्य। और आप ही लोग अगर सेवाओं की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर बताइए आप, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप PCS देने से किसी भी स्टेट के किसी भी कैंडिडेट को नहीं रोक सकते। वो लोग आएंगे उच्च पदों पर, आपको कौन दिखेंगे? भाई ठीक है, भारत के नागरिक हैं, बट हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। क्या नहीं है? भौगोलिक स्थिति, हमें अपने पलायन को भी बचाना है, अपने गाँव को भी बचाना है। अब मैं अगर बेंगलुरु चला गया तो गाँव कौन देखेगा भाई? वो पहाड़ तो खाली हो जाएंगे। चलो ठीक है, छोड़ दिए हमने, पर साल में कम से कम 2-4 बार तो जाते ही हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, मसान पूजने जाते हैं, है ना, पिज्जा खिलाते हैं उसको हम। किसको? परंपराएं हैं वो। दरअसल क्या है, इन परंपराओं का मैं वो नहीं कर रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, बट परंपराएं हैं तो उन परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि क्या, क्योंकि उससे किसी की वृत्ति चलती है। क्या चलती है? वृत्ति। वृत्ति समझते हो?
काम व्यवसाय चलता है उससे, उस व्यक्ति को वही आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पिज्जा, और एकदम से सैलिवरी ग्लैंड सक्रिय हो गई बडोनी जी की, वो देखो सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां सक्रिय। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौता, फिर बोल रहा हूं इस तरह से पढ़िए। अगर आपको PCS मेंस निकालना है तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा। इसी के बीच में प्री के क्वेश्चन जहां जहां पर है मैं बता रहा हूं आपको कि ये इस तरह से प्री के क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये प्री का क्वेश्चन है। 6 FTA सहयोगी कौन है? नवंबर 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की घोषणा के आधार पर 10 आसियान राष्ट्रों, आसियान में कितने राष्ट्र हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कितने राष्ट्र हैं? 10 हैं। उसमें भारत नहीं आता है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उसमें आपका वियतनाम होगा, लाओस होगा, कंबोडिया होगा, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में यही देश तो पड़ते हैं, जिसमें से कि कौन? लाओस जो होगा वो लैंड लॉक कंट्री होगा। ये UPSC का क्वेश्चन है। लाओस जो है वो क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। लाओस को 5 देश टच कर रहे होंगे साउथ ईस्ट एशिया के, चाहो तो आप एटलस उठा के देख लो। दाईं तरफ से वियतनाम होगा, नीचे से कंबोडिया होगा, है ऊपर से कौन है? चाइना, बगल में कौन है? म्यांमार, ओह सॉरी थाईलैंड, और कौन देश है 5वां? अरे कंबोडिया नीचे बोल दिया वाली, क्या मैंने क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया, कंबोडिया के बाद कौन है? थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कौन है? म्यांमार है, उसके बाद कौन है? चाइना। 5 देश टच कर रहे हैं। UPSC ने क्वेश्चन बना दिया साउथ ईस्ट एशिया का लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? यही तो पूछती है UPSC। बस अब तक वार्ता के 10 दौर हो चुके हैं। 10वां दौर 2015 में 8 से 10 अक्टूबर तक बुसान, कोरिया। कौन सा कोरिया? नॉर्थ कोरिया में तो जा नहीं सकते हम भैया, वहां तो एक बैठा हुआ है, पता लगा वापस ही नहीं आए। बुसान कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया की बात चल रही है। हर्मिट किंगडम बोला जाता है कोरिया को। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ काम। काम मतलब शांत भूमि, इसको कहा जाता है कोरिया। कोरिया में हुआ। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और कानून संबंधी तथा संस्थागत मुद्दों पर बातचीत की गई है। अगला, भारत और दोहरा कराधान। दोहरा कराधान का मतलब हो गया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन। अब ये UPSC के क्वेश्चन है, PCS के क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के हैं। ये जल्दी से ग्रुप C में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये बड़े पेपरों में मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? हो सकता है ग्रुप C वाले भी अब क्या करें, पकड़ लें इनको, UKSSC जो है। तो भारत और कजाकिस्तान, 6 जनवरी 2017 को भारत और कजाकिस्तान के मध्य दोहरा कराधान परिहार संधि। किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान। अच्छा मुझे बताओ, एशिया का अगर मैं रूस को छोड़ दूं तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। ये भी UPSC का क्वेश्चन। क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के मध्य दोहरा कराधान परिहार संधि DTAC, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में संशोधन हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और तजाकिस्तान। अब आ गया अगला कौन सा? तजाकिस्तान। वो था कजाकिस्तान, ये है तजाकिस्तान। DTAC में संशोधन हेतु दोनों देशों के मध्य 6 जनवरी 2017 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। फिर भारत और साइप्रस। भूमध्य सागर में एक देश देखा होगा आपने, साइप्रस, जिसकी कैपिटल क्या है? निकोशिया। जिसकी कैपिटल क्या है? इस देश के झंडे पर इसी देश का मानचित्र अंकित है। ये UPSC का क्वेश्चन है कि किस देश के झंडे पर उसी देश का मानचित्र है? आंसर साइप्रस। देखो भूमध्य सागर के दाईं तरफ देखो, साइप्रस है कि नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं मैप रीडिंग कराता हूं। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो स्टार्टिंग से देखिएगा, उसमें पहले मैप रीडिंग करनी है आपने, तब जाके यहां तक पहुंचोगे। सीधे यहां कूदोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। 18 नवंबर 2016 को दोनों देशों के मध्य दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन अवॉइडेंस अपवंचना की रोकथाम हेतु संशोधित समझौते और उसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद भारत और सिंगापुर। अब सिंगापुर कहां पड़ता है? सिंगापुर आप स्टेट ऑफ मलक्का से जब होके जा रहे होंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक स्टेट ऑफ मलक्का पड़ती है,
तो जैसे ही मलक्का खत्म होगी सिंगापुर एक देश होगा, पूर्ण नगरीकृत देश है। कैसा है? और गजब की करेंसी जिसे बोलते हैं, मतलब समृद्धि। भारत और सिंगापुर 30 दिसंबर 2016 को दोनों देशों, आगे बढ़ाइए भाई, दोनों देशों के मध्य DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तृतीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। आगे आगे चलिए बंद कीजिए।